Good afternoon, everyone, and welcome to the class. As we all know that we are discussing models of e-governance, है ना? मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस के अपने इस डिस्कशन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, है ना? मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस. हमने कल एक मॉडल कर लिया था शायद, क्यों भाई? प्लीज टेल मी that whether we have completed one model or not. हाँ, चैलेंजेस एंड लिमिटेशन हो गया ना, तो बस हो गया, वही तो. हम्म. हाँ, चलिए. ब्रॉडकास्टिंग मॉडल का एग्जाम्पल आपने लिखा या नहीं लिखा मैं नहीं जानता, तो मैं एक काम करता हूं कि उसको फिर से करा देता हूं. चलिए, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रॉडकास्टिंग मॉडल. हाँ, चैलेंजेस हो गया है, तो इसका एक जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लिख लिए हो तो अच्छी बात है. फिर से मैं लिखवा दे रहा हूं. एग्जाम्पल जो है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल का वो क्या है, तो लिख दीजिए डायरेक्टरी ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट. डायरेक्टरी ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अरे उसी में है, वो 2 पॉइंट है, हो चुके हैं, परेशान मत होइए. वो केवल 2 ही पॉइंट हैं, परेशान मत होइए, वो हो चुका है, मुझे पता है. ये भी लिखवा चुका हूं लेकिन फिर से लिखवा रहा हूं क्योंकि लास्ट का जो है वहां से उठा लिया जाए. ठीक, वो डायरेक्ट चैलेंजेस हो चुका है. वही जो 2 पॉइंट आपको लिखवाए गए हैं कि जहां ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती वहां ये नहीं अच्छे से चल पाता है. ठीक, और जहां सूचनाओं पर रिजिड नियंत्रण होता है वहां भी नहीं चल पाता है. फिर से बोल दे रहा हूं, फिर लिख लो भाई, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसका लिमिटेशन और चैलेंज क्या है, तो पहला लिख दीजिए सूचनाओं के मुक्त प्रवाह. सूचनाओं के मुक्त प्रवाह वस्तुनिष्ठता ना होने के की स्थिति में यह प्रभावी नहीं रह जाता. इट इज not effective in the situations where free flow of information and objectivity
is not encouraged, is not encouraged। दूसरा लिखिए, it is unsuccessful, it is unsuccessful where there is censor of information, censor of information। हिंदी वाले लिखें, यह सूचनाओं पर सेंसर लगाए जाने की स्थिति में, सूचनाओं पर सेंसर लगाए जाने की स्थिति में भी असफल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट की डायरेक्टरी, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट की डायरेक्टरी जिसका नाम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, विच इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। चलिए, नॉट एनकरेज्ड, मिस अग्रवाल, नॉट एनकरेज्ड। चलिए अगला, द सेकेंड मॉडल इज क्रिटिकल फ्लो मॉडल। क्रांतिक प्रवाह मॉडल। क्रांतिक का मतलब यहां अति महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल का मतलब एकदम से मरणासन्न स्थिति में जो होता है वो यहां नहीं है, इट मीन्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक, अब क्रिटिकल फ्लो मॉडल का मुख्य रूप से जो इस्तेमाल होता है, जो इसका प्रयोग होता है, वो होता है किसी टारगेटेड ग्रुप के लिए। जैसे मान लो जनजाति है एक पर्टिकुलर ग्रुप, या फिर किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाला कोई और पर्टिकुलर ग्रुप, किसी क्षेत्र विशेष में काम करने वाला कोई ग्रुप, कोई भी टारगेटेड ग्रुप हो जाता है। तो जो भी टारगेटेड ग्रुप होगा, लक्षित समूह, उस लक्षित समूह तक, उस लक्षित समूह के लिए जो अति आवश्यक सूचनाएं होती हैं उनको पहुंचाया जाता है क्रांतिक प्रवाह मॉडल के तहत।
ठीक। जैसे खान ग्लोबल स्टडीज आपको जो क्लास उपलब्ध करा रहा है वो यूपीएससी के ऐसे तैयारी करने वाले लोग हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप तक जो पहुंचाया जा रहा है वो आप टारगेट ग्रुप हुआ, कौन सा टारगेट हुआ, इंग्लिश बैच। तो ऐसे ही हर तरह का टारगेट हो सकता है, टारगेटेड ग्रुप हो सकता है। अब ये टारगेटेड ग्रुप कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, कोई छोटा ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फ्लो मॉडल का इस्तेमाल होता कहां है? तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग में। यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो उसमें यूज हो जाएगा, उसको पहुंचा दिया जाए। कोई शोध अनुसंधान हुआ है किसी टारगेटेड ग्रुप के लिए, वो पहुंचा दिया जाए। कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है, निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट है, वो हो जाए। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो हो जाए। किसी के खिलाफ मानवाधिकार का मामला आया तो क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी चलाया गया कि नहीं चलाया गया, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी सूचनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और किसी लक्षित समूह के लिए हो, उन्हें पहुंचाया जाता है। ठीक। क्यों पहुंचाया जाता है? कि अगर लक्षित समूह तक उसके लिए जो आवश्यक सूचनाएं या महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो पहुंच जाएंगी तो टारगेटेड ग्रुप जो है वह उन सूचनाओं का अपना रणनीतिक प्रयोग कर सकेगा, स्ट्रेटेजिक यूज कर सकेगा। तो बस अब लिखें आप, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन the logic that if the most important informations are made available to the target groups, then the group may use those informations
स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली हिंदी वाले लिखें, यह मॉडल इस तर्क पर आधारित है कि यदि लक्षित समूहों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं उन तक पहुंचा दी जाएं, उन तक पहुंचा दी जाएं तो समूह उनका रणनीतिक प्रयोग कर सकेगा, रणनीतिक प्रयोग कर सकेगा। This model minimizes the element of time and space. Time and space. Make the figure and write the name. हिंदी वाले लिख दे, यह मॉडल समय एवं दूरी के तत्व को, समय एवं दूरी के तत्व को महत्वहीन बना देता है। यहां लिखेंगे पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट डोमेन इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कौन सी यूज कर रहा है, तो जो पब्लिक में भी है यानी सरकार के पास है, और प्राइवेट है तो उसको भी सरकार ने, मान लो जरूरत थी, महत्वपूर्ण लगा तो सरकार ने प्राइवेट डोमेन की इंफॉर्मेशन को भी रखा है अपने पास, उसको अपनी बना दिया इंफॉर्मेशन, और अब पहुंचा देगा। ठीक है, किसको, टारगेट ग्रुप को, टारगेट ग्रुप या टारगेटेड ग्रुप, लक्षित समूह। कैसे पहुंचती है, आईसीटी के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, अब आ जाइए, इसका एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन नंबर 1, in providing the informations related with corruption of a ministry or a department, किसी मंत्रालय अथवा विभाग, किसी मंत्रालय अथवा विभाग से जुड़ी भ्रष्टाचार संबंधी सूचनाएं। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट,
research studies, inquiry and investigations, as well as performance appraisal report. हिंदी वाले लिखें शोध अध्ययन, शोध अध्ययन, जांच पड़ताल एवं निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, जांच पड़ताल एवं निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वायलेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेक्स्ट इंफॉर्मेशंस, हाँ मानवाधिकार का उल्लंघन, हिंदी में मानवाधिकार का उल्लंघन। लास्ट पॉइंट देखिए, इंफॉर्मेशंस रिलेटेड विद द environment, to the local communities। स्थानीय लोगों को पर्यावरण संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना। ठीक, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। आगे लिखिए, कंक्लूजन लिख दीजिए। दिस मॉडल empowers the civil society organizations to check and control the authority of the government, हिंदी वाले लिख दीजिए, यह मॉडल सभ्य समाज संगठनों को सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में सशक्त बनाता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको बता चुका हूं। अगला मॉडल है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल।
तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल। इसमें क्या होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी तुलना हो और फिर उसका विश्लेषण हो, फिर किसी नए निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। बहुत सिंपल बात हो गई। कोई इंफॉर्मेशन हो, एक से ज्यादा हो तभी तुलना होगी। तुलना करते के साथ साथ उसका विश्लेषण किया जाए, और जब विश्लेषण हो जाए तो फिर कुछ नया निकाला जा सके, एस्टिमेट लगाया जा सके फ्यूचर का। यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई घटना 10 साल पहले हुई थी और कोई घटना यस्टरडे हुई, कल हो गई 16 जनवरी को, ठीक। घटना या इंसिडेंट सेम है, घटना सेम है, तो ऐसी स्थिति में आगे अगर इससे या ऐसी ही किसी घटना से आगे ऐसे ही किसी घटना से यदि बचाना है जनता को, समाज को, देश को, तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों घटनाओं का बढ़िया से तुलना करें। तुलना करके क्या कर सकते हैं, कोई नई रणनीति डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अनुमान लगाना आसान हो सकता है कि दोनों घटनाओं के बीच क्या स्थितियां रही हैं, ठीक है, या दोनों घटनाओं में क्या क्या खासियत था, किस तरह से था, ठीक। आप आगे लिखें। इन दिस मॉडल the informations available in public and private domains are collected, debated, and before making strategic decisions, they are analyzed comparatively। इस मॉडल के अंतर्गत सरकारी एवं निजी डोमेन में उपलब्ध सूचनाओं को एकत्र कर उन पर वाद विवाद एवं चर्चा की जाती है, और
निर्णय लेने के पूर्व निर्णय लेने के पूर्व निर्णय लेने के पूर्व उनका तुलनात्मक विश्लेषण भी किया जाता है। उनका तुलनात्मक विश्लेषण भी किया जाता है। ठीक, कुल मिलाकर के क्या हुआ? कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल क्या है? फिर से समझ लीजिए, सिंपल है कि चाहे सरकारी सूचना हो या प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट लोगों के पास, हमारे आपके पास कुछ पड़ी हो, ठीक, सभी सूचनाओं को इकट्ठा किया, वाद विवाद कराया, विचार विमर्श कराया, और फिर कोई नया निर्णय लेना है तो उस निर्णय के पहले, उस नए निर्णय को लेने के पहले क्या किया? उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर दिया। क्लियर? और कुछ हो ही नहीं। अब ये तुलनात्मक विश्लेषण जो करेगा तो किस आधार पर करेगा? पहले ही मैं बता चुका हूं, टाइम पीरियड, जो यहां ऑलरेडी लिखा है। काम खत्म। जैसे मान लो, हुआ भी था, आपको एग्जाम्पल में मैं लिखवाऊंगा भी, 1993 में लातूर का भूकंप और 2003 में कच्छ और भुज में आया हुआ भूकंप। इन दोनों भूकंपों को इकट्ठा किया, पूरी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, और फिर आपदा प्रबंधन हेतु भूकंप से लड़ने के लिए भविष्य की रणनीति बनाई गई। बहुत सिंपल हो गया। ठीक, दो टाइम पीरियड था, 93, 2003, दोनों की तुलना की गई, पता लगाया गया कि क्या क्या तरीके थे, किस किस तरीके से भूकंप आया। अब उसमें जितनी भी चीजें ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले करते हो वो सब करेंगे, है ना, और बस फिर उसके बाद हो जाएगा। चलिए लिखिए, लिखिए नहीं बल्कि फिगर बना लीजिए, फिर लिख दीजिएगा। अब इसका फिगर क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा? तो आपको दो डोमेन की इंफॉर्मेशन उठानी है, पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन, सरकार के पास वाली सूचना, और प्राइवेट डोमेन की सूचना, प्राइवेट डोमेन इंफॉर्मेशन। अब इन दोनों को इकट्ठा किया, ठीक, एनालाइज वगैरह करने के पश्चात यहां आप लिख सकते हैं कंपैरिजन एंड एनालिसिस, विश्लेषण, तुलना और विश्लेषण किया। अब तुलना और विश्लेषण करने के पश्चात क्या हो गया? यहां आ गया ये सारा इंफॉर्मेशन, अब बन गया सरकारी इंफॉर्मेशन, पब्लिक डोमेन। और अब इस पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन को क्या करना है? ब्रॉडर डोमेन में, व्यापक जन समूह में पहुंचाना है,
ब्रॉडर डोमेन में पहुंचा दिया जाता है। कैसे पहुंचाया जाएगा ब्रॉडर डोमेन में? तो फिर वही बात होगी, थ्रू द आईसीटी। ठीक, तो ये हो गए कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल की फिगर। जल्दी से बनाइए, आगे बढ़ते हैं। बना लीजिए तो बता दीजिए हमको। डन, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। चलिए लिखिए एप्लीकेशन। प्रयोग या प्रयोजनीयता। एप्लीकेशन, प्रयुक्तिकरण। पहला, इन ensuring effectiveness, in ensuring effectiveness of present policies by comparing the past policies। हिंदी वाले लिखें, विगत नीतियों की तुलना करते हुए वर्तमान नीतियों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने में। सेकंड पॉइंट, टू इन्फ्लुएंस फर्दर डिसीजंस, भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करने में। तीसरा, टू रिजॉल्व द conflicting issues of patent and public ownership। पेटेंट तथा सार्वजनिक स्वामित्व के विवादग्रस्त मुद्दों को सुलझाने में, नेक्स्ट लिखिए, in the evaluation of performance record of the ministries and departments, मंत्रालयों एवं विभागों के निष्पादन मूल्यांकन करने में। अब देखो, ये फायदे तो है, लेकिन यहां एक समस्या है। अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां तुलना और विश्लेषण करना है, और तुलना और विश्लेषण करने वाला कोई चाहिए।
है ना। और जो तुलना और विश्लेषण करे, जो कंपैरिजन और एनालिसिस करे, वो इतना स्किल्ड होना चाहिए, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बेहतर ढंग से कर सके, नहीं तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए इस मॉडल की जो सबसे बड़ी चुनौती या लिमिटेशन है वो यही है कि इस मॉडल में एक बड़ी समस्या यह है कि इसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी? तुलना करने वाले, विश्लेषण करने वाले के ज्ञान पर या उसकी क्षमता पर। तो एक तो इसकी यह लिमिटेशन है। दूसरा, अगर मान लो कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म हो, कल क्या हुआ वो भूल जाए, तो क्या होगा? भूल गए तो खत्म। तो जब भूल जाएंगे पीछे में क्या हुआ, तो आगे की रणनीति भी आप ठीक तरीके से नहीं बना सकेंगे। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है लोगों को, तो वह भी फायदेमंद, वहां भी ये मॉडल नहीं होने वाला है। तो लिमिटेशन लिखिए। पहला लिमिटेशन, दिस मॉडल डिपेंड्स अपॉन दी ability of analyzer, यह मॉडल विश्लेषणकर्ता की सक्षमता पर निर्भर करता है। Thus, analyzer of information assumes greater importance। इस प्रकार सूचनाओं का विश्लेषण करता, सूचनाओं के विश्लेषणकर्ता को अत्यधिक महत्व मिलता है। अगला लिखिए, दिस मॉडल बिकम्स इनइफेक्टिव। जिसको भी रखा जाए पूजा, कोई निश्चित नहीं है कौन करेगा, ये तो भगवान ही जानेगा ना। ये वो डिपार्टमेंट जानेगा, या जो कराएगा इस मॉडल को, जो यूज करेगा वही लोग करेंगे। हु कैन टेल दैट हु इज दिस? इतना भविष्य वक्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। दिस मॉडल बिकम्स इनइफेक्टिव in the absence of a strong civil society, in the absence of a strong civil society, and in the presence of short term memory of the society। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, खत्म करिए। एग्जाम्पल, इन इंडिया the disaster management department
Disaster Management Department has formed a strategy to fight with earthquake. हिंदी में लिख लीजिए, यह मॉडल, सेकंड पॉइंट, यह मॉडल सशक्त सभ्य समाज की अनुपस्थिति, सशक्त सभ्य समाज की अनुपस्थिति अथवा समाज की जल्दी भूलने की आदत की स्थिति में प्रभावी नहीं रहता। उसको लिखिए, कंप्लीट करिए इंग्लिश में। बाय एनालाइजिंग द earthquake of Latur, by analyzing the earthquake of Latur 1993 and Kutch and Bhuj 2003। उदाहरण लिख दीजिए, भारत में वर्ष 1993 में लातूर में आए हुए भूकंप तथा वर्ष 2003 में कच्छ एवं भुज में आए हुए भूकंप की तुलना कर 2003 के बजाय 2001-2 में है, 2 में है, वो 1 नहीं 2 है, बल्कि 2002 है मेरे ख्याल से। जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2002 में है कि 2005 में है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कच्छ और भुज और लातूर का भूकंप दोनों को तुलना करके नई रणनीति बनाई गई। आप उसको चेक करके ठीक कर लीजिए। चलिए, कच्छ और भुज में आए भूकंप, हाँ 2002 होगा। कच्छ और भुज में आए भूकंप की तुलना के आधार पर भूकंप से लड़ने की रणनीति तैयार की गई। भूकंप से लड़ने की रणनीति तैयार की गई है। चलिए अगला, चौथा मॉडल है मोबिलाइजिंग और लॉबिंग मॉडल। अब देखो यहां पर क्या है, लोगों को या सूचनाओं को मोबिलाइज किया जाएगा।
तो वास्तव में पहले तो सूचनाओं को मोबिलाइज किया जाना है। मोबिलाइज करने का मतलब इकट्ठे कई जगह बिखरी हुई हो तो उनको एक जगह ले आना। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, भूकंप आने की तारीख क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं काम करता हूं, यहां मैं मिटा देता हूं। ठीक, लातूर के भूकंप और कच्छ और भुज के भूकंप की तुलना करके नई रणनीति बनाई गई है। ये मेरा डिक्टेशन है। क्लियर? अब आप उसमें 2005 ढूंढिए, 2 ढूंढिए, 3 ढूंढिए, 1 ढूंढिए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, समूहन या लॉबी लॉबिंग मॉडल। अब इसमें क्या होगा, इसमें तमाम जगह इंफॉर्मेशंस बिखरी रहेंगी, उनको एक जगह लाया जाएगा, या फिर बहुत जगह लोग किसी मुद्दे पर, ध्यान से समझना, किसी मुद्दे पर लोग भिन्न भिन्न विचार रखते हो, अलग अलग, तो उन तमाम विचारों को एक जगह इकट्ठा करके, उन तमाम विचारों को एक जगह इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, सो ये क्या हो गया, समूहन या लॉबिंग। इसमें जैसे मान लो, आपको याद दिलाता हूं मैं, WTO वाले मुद्दे पर क्या हुआ, विश्व व्यापार संगठन में जब वार्ता चल रही थी, विशेष रूप से बहुत सारे नेगोशिएशंस चलते हैं, समझौते वगैरह होते हैं, उसके पहले सौदेबाजी होती है। तो वो सौदेबाजी चल रही थी किस पर, वेजिटेबल्स पर, सब्जियों पर। तो ये जो है क्या हुआ, विकासशील देशों का नुकसान हो रहा था, तो भारत ने पहल की और फिर 20 देशों का, 20 विकासशील देशों का, जो बड़े बड़े विकासशील देश थे, उनका एक संगठन बना लिया और WTO में फिर बातें होने लगी, है ना। तो इस तरह से
क्या हुआ, इस तरह से लॉबिंग की गई। मुक्त व्यापार पर भी, मुक्त व्यापार का ही मसला ही था वो, ठीक, समझे। इसी तरह से अब मान लो सूचनाएं तमाम जगह फैली हो, सबके नेटवर्क पे हो, पब्लिक कम्युनिटी में फैली हो, कुछ व्यक्ति विशेष के पास कोई लॉबी बनाना, इकट्ठे करना, लॉबिंग का मतलब भी इकट्ठे करना ही है। लॉबी बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके अपना पक्ष रखना लॉबिंग कहलाता है, ठीक। तो अब जो है क्या हुआ कि जो सूचनाएं तमाम जगह हैं उनको भी इकट्ठा कर लेना, और बस उसको क्या करना, उसको एक वर्चुअल आभासी वातावरण में प्रोसेस कर देना, प्रक्रिया में कर देना, और फिर यदि आभासी वातावरण में इच्छित परिणाम आपको लगता है तो फिर जो है उसे, जो एक समान उद्देश्य निर्धारित किया गया था, उस एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहां चले जाएंगे, वास्तविक जगत में उसको ले जाकर के रखेंगे। चलिए अब आप जरा लिख दीजिए, दिस मॉडल was developed to help civil society organizations and to facilitate international decision making। इस मॉडल का विकास सभ्य समाज संगठनों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु किया गया। Under this model, a virtual community is created। इस मॉडल के अंतर्गत एक आभासी समुदाय बनाया जाता है, in which
the informations in which the informations available in public, private, persons, and networks are collected and interacted with each other. इस मॉडल के अंतर्गत एक आभासी समुदाय, एक आभासी जन समुदाय या समुदाय सृजित किया जाता है, सृजित किया जाता है, जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र, व्यक्तियों अथवा दबाव समूहों तथा नेटवर्क आदि विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध सूचनाओं को आपस में अंतःक्रिया कराया जाता है और आभासी समुदाय में उसके प्रभाव, आभासी समुदाय में उसके प्रभाव को समझने के उपरांत, उसके प्रभाव को समझने के उपरांत एक समान उद्देश्य, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वास्तविक जगत में पहुंचाया जाता है। वास्तविक जगत में पहुंचाया जाता है। ठीक, इंग्लिश में लिखेंगे इसको, जो थोड़ा सा रह गया है आपका। इंटरैक्टेड विद ईच अदर के बाद लिखे एंड आफ्टर getting the effect in virtual community, after getting the effect in virtual community, it is sent to the real world to achieve
extend to real world to achieve common purpose. To achieve common purpose. नीचे कम्युनिटी लिखा है, समुदाय, आभासी समुदाय, आभासी समुदाय। चलिए, देन सरकार, निजी क्षेत्र, व्यक्ति अथवा दबाव समूह, नेटवर्क, आभासी समुदाय। फिर इधर एक समान उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति, और यह है वास्तविक जगत, वास्तविक जगत। ठीक, चलिए एप्लीकेशन लिखना है इसका। एप्लीकेशन, प्रयुक्तिकरण, पहला लिखिए, प्रयुक्तिकरण में टू फैसिलिटेट डिबेट ओवर ग्लोबल इश्यूज, वैश्विक मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर वाद विवाद, सुविधाजनक बनाने में। सेकेंड, to decide theme of global issues, वैश्विक मुद्दों की थीम का निर्धारण करने में। वैश्विक मुद्दों की थीम का निर्धारण करने में। तीसरा, in determining the pressure groups, that influence the decisions, ऐसे दबाव समूहों का निर्धारण करने में जो
निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ठीक, अगला, इन एंश्योरिंग पब्लिक पार्टनरशिप इन डिसीजन मेकिंग, निर्णयों में, पब्लिक की जगह पीपल्स लिख दीजिए, निर्णयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने में। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल लिख दीजिए। It became popular when it was used in Seattle round of talks, of WTO। यह विश्व व्यापार संगठन के सिएटल दौर की वार्ता में प्रयुक्त किया गया था। तब से यह बहुत प्रचलित हुआ। इन इंडिया a case study has been prepared by the Indian professionals on the policy issues related with the local livelihood in panchayats। भारत में पेशेवर लोगों द्वारा पंचायतों में रहने वाले लोगों के स्थानीय आजीविका से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर एक
केस अध्ययन तैयार किया गया। एक केस अध्ययन तैयार किया गया है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला मॉडल है इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल। इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल अंतः क्रियात्मक सेवा मॉडल। इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकार अथवा प्रशासन द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी, सेवाओं में अंतःक्रिया, इंटरैक्शन इन सर्विसेज। तो सर्विसेज का संबंध दो लोगों से होता है। सर्विसेज का संबंध दो लोगों से होता है। एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, प्रदान करने वाला, सेवा प्रदाता कहते हैं इसको, प्रोवाइडर को प्रदाता। और दूसरा होता है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। तो है क्या, ये पूरा का पूरा मॉडल यही है कि ये जो प्रदाता है इनसे प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगा और प्राप्तकर्ता से फिर प्रोवाइडर तक ये अंतःक्रिया चलेगी। और इसी अंतःक्रिया को अक्सर आप लोग और बहुत सारे लोग इसी अंतःक्रिया वाले मॉडल को बहुत सारे लोग गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। सरकार से नागरिक, सरकार से नागरिक। इसे ही कहते हैं G2C और इसे ही कहते हैं फिर C2G। यही है कुल मिलाकर के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल। यानी कि अभी तक जो हमें मिल रहा था चार के चारों मॉडल में, उसमें किसी नागरिक को यानी कि सेवा प्राप्तकर्ता को ये मौका नहीं था कि वो अपना कोई फीडबैक दे सके, इंटरैक्शन हो यानी कि कोई फीडबैक दे सके। अब यहां क्या है, यहां पर वो फीडबैक भी दे सकता है, इंटरैक्ट भी कर सकता है, बातचीत भी कर सकता है, मेल भी डाल सकता है, कंप्लेन भी डाल सकता है, सब कर सकता है। तो बाकी के जो चार मॉडल थे वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे वन वे सप्लाई। अब यहां टू वे सप्लाई है, दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, बात को समझ गए तो आगे बढ़ जाते हैं, लिख दिया जाए और इसमें कुछ नहीं है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन
This model is based on the interaction between the service provider and the receiver and vice versa. And vice versa. यह मॉडल सेवा प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता के बीच अंतःक्रिया पर आधारित है। अंतःक्रिया पर आधारित है। इट इज पॉपुलरली नोन एज G2C एंड C2G। इसे प्रायः सरकार से नागरिक, और शॉर्ट में जब लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे G2C, सरकार से नागरिक तथा नागरिक से सरकार मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। दिस मॉडल इज consolidated model of all the previous models। यह मॉडल पूर्व के सभी मॉडलों का एक संगठित रूप है। संगठित रूप है। It ensures direct participation of the people. It ensures the direct participation of the people in the process of governance। यह मॉडल अभिशासन की प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित करता है। एप्लीकेशन, प्रयुक्ति। एप्लीकेशन in establishing
इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, अंतःक्रियात्मक संप्रेषण, अंतःक्रियात्मक संप्रेषण सुनिश्चित करने में, पहला पॉइंट। दूसरा, यूज ऑफ सेवरल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में। फॉर एग्जाम्पल, ई बैलेट। अब ई बैलेट का मतलब जिसको आप ईवीएम मशीन समझते हो, है ना। या फिर किसी मामले पर जन मत तैयार करना हो, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायतें दर्ज कराने में। इन प्रोवाइडिंग सेवरल सर्विसेज, providing several services such as पासपोर्ट, वीजा, पता नहीं क्या क्या, ड्राइविंग लाइसेंस, रेलवे रिजर्वेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सब में अंतःक्रिया हो रही है, वेयर देयर इज इंटरैक्शन, ठीक। फिर इसके बाद लास्ट लिख दीजिए, रेवेन्यू कलेक्शन एंड टैक्स पेमेंट, राजस्व एकत्रण एवं कर संग्रहण। बाकी दुनिया भर का जो ऑनलाइन चीज अब हो रहा है वो सब क्या है, यही है। किसके आधार पर चल रहा है? इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल के आधार पर, ठीक। जो कुछ भी है, संप्रेषण जो हम कर रहे हैं यही है, कम्युनिकेशन, संवाद, ठीक। तो ये जो है, there was no any question asked by UPSC till date on models. यूपीएससी ने आज तक मॉडल्स पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है। इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का कोई भी फिगर नहीं होता है, और अगर आपके पास दिमाग होता तो आप समझ गए होते कि ये फिगर बन गया, ये फिगर बन गया। पर आप समझना नहीं चाहते तो अब कोई समझाए, जबरदस्ती तो समझाएंगे नहीं, घुसा के दिमाग में जबरदस्ती कील ठोक के तो नहीं समझाया जा सकता, समझना स्वयं को पड़ता है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, और कोई सवाल है तो बताइए जल्दी। मेरी हिंदी बहुत हार्ड है। हाँ तो क्या करूं, अब हिंदी हार्ड है, हिंदी भी हार्ड होती है और सरल भी होती है क्या? चलिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ई क्रांति, डिजिटल इंडिया, ये सब जितना भी सुन रहे हो सब यहीं से होने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
धन्यवाद।